हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जो हमने मेनली लिए हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पर। इससे पहले हम अपने टोटल 7 लेक्चर करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आए उस पर वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर खुद लगाना है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में खुद सोचना है और फिर उसका आंसर देखना है, तब आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज इसका आपको बेनिफिट मतलब होगा लेकिन कम होगा। आपको अगर आप 2 to 3 टाइम्स ऐसा कर लेते हो तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस क्या, मतलब आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो रटी जाएंगी। तो फिर आपका जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसा भी आपका है। ठीक है, और मेन चीज़ है एलिमिनेशन टेक्निक, हमें उसमें करनी है, तो वही मेन चीज़ है। और एलिमिनेशन टेक्निक आती कब है? जब हमें कुछ चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। विदाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी नहीं आती, क्योंकि क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक में, मान लो 3 स्टेटमेंट्स है, उसमें से 1 का हमें पता है तो हम एक स्टेटमेंट काट देंगे, या उस एक स्टेटमेंट के कारण 2 स्टेटमेंट कट जाएंगे, हम 50-50 पे पहुंच जाएंगे। फिर हमें थोड़ा बहुत जो दूसरी स्टेटमेंट्स के बारे में पता होता है, एक्चुअली वो थोड़ी बहुत नॉलेज ही होती है जो हमें एलिमिनेशन टेक्निक या फिर जो एलिमिनेट कोई भी ऑप्शन है वो करवाती है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट है कि आपकी थोड़ी बहुत वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो करवाना। ठीक है, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। ये किस में लगाने हैं? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, इसमें सबसे पहले बोला गया कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। ये कब आया था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1899 में। कब आया था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1899 में। और इसमें इसमें मेन चीज़ क्या हुई थी? इसमें हुई थी, इसमें जो इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव्स हैं उनका नंबर डिक्रीज कर दिया गया था। ना, इलेक्टेड का नंबर डिक्रीज कर दिया गया था और जो नॉमिनेटेड है उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, उनमें नॉमिनेटेड जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया था। उस एक्ट को बोलते हैं कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, तो ये था 1899 में आया था। उसके बाद सबको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। और फिर है सर एंड्रयू फ्रेजर कमीशन। ये सर एंड्रयू फ्रेजर कमीशन ये कब आया था? ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। कब आया था? 1902 और 3। ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई हैं। टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ कर्जन के टाइम पे हुई है क्या? एक कन्वेंशन, मतलब या फिर ट्रीटी ऑफ लासा भी बोल सकते हैं, कन्वेंशन ऑफ लासा भी बोल सकते हैं, कन्वेंशन ऑफ लहासा। ये भी कर्जन के टाइम पे हुआ था। ये कब हुआ था? 1904 में। 1904 में, मतलब ट्रीटी बिटवीन तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी बिटवीन तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कन्वेंशन ऑन लासा 1904 में हुआ था। ये भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? कर्जन के टाइम पे। सर एंड्रयू फ्रेजर कमीशन कब आया था? इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, फिर कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, और यहीं पे एक वो भी पास हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी पास हुआ था 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। ठीक है, ये 1904 में ये भी तभी पास हुआ था। तो ये तीनों को हमें किस में लगाना है? क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इनको लगा दो क्रोनोलॉजी में। क्या होगा? सबसे पहले 1 होगा क्रोनोलॉजी में, देखो 132 होगा। ठीक है, 132, तो 132 दो में है, ए में भी है और डी में, दोनों सेम ही स्टेटमेंट है। तो आंसर आपका दोनों का ए लगाओ या डी लगाओ सेम ही होगा। ठीक है, तो आंसर इसका ए मानो या डी मानो बराबर ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है? रहनुमाई मुजद्दन सभा के बारे में हमें बताना है।
ठीक है, ये हमें बताना है। इट वॉज ए पारसी रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जोरोस्ट्रियन रिलीजन। जोरोस्ट्रियन रिलीजन को रिस्टोर करने के लिए एजुकेटेड जो पारसीज ग्रुप थे उन्होंने ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था। क्या है, बिल्कुल सही है, उन्होंने ही चलाया था। ठीक है, सेकंड है द व्यूज ऑफ सभा वर प्रोजेक्टेड थ्रू द न्यूज़पेपर हितावदा। एक हितावदा न्यूज़पेपर था जिसके थ्रू ये अपने व्यूज को वो करते थे, क्या प्रोजेक्ट करते थे। तो ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है कि वो हितावदा था वो तो एक न्यूज़पेपर था जो 1905 में आया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके व्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए आया था। और मेनली ये किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रेनाडे, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, और इसने तो 1911 में क्या की थी, अपनी वो शुरू की थी, क्या पब्लिकेशंस इसने स्टार्ट की थी। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, रॉन्ग होगी कि इस न्यूज़पेपर के हिसाब से इन्होंने अपने विचार प्रोजेक्ट किए थे। जबकि एक दूसरा न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या था? रस्त गुफ्तार। कौन सा था? रस्त गुफ्तार, जिसके थ्रू इन्होंने अपने विचार प्रोजेक्ट किए थे। ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था दादा भाई नारोजी ने। इसने किया था दादा भाई नारोजी ने किया था। और ये कब किया था? 1851 में स्टार्ट किया था ये। ठीक है, 1851 में ये स्टार्ट किया था, दादा भाई नारोजी ने किया था। रस्त गुप्ता, इसको ट्रूथ टेलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने मेनली यूज़ किया था अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, रस्त गुफ्तार। तो ये हो गया रस्त गुफ्तार, दादा भाई नारोजी, 1857। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। थर्ड है कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ फिरोज शाह मेहता। ये जो था फिरोज शाह मेहता के अंडर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या था, ये उनके नीचे प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। इसमें मेन लीडर कौन थे? रहनु भाई महजिदन सभा में मेनली थे दादा भाई नारोजी, जो भी उस टाइम के पारसीज थे, दादा भाई नारोजी, JB वाछा, SS बंगाली और फिर नारोजी फुरदोन जी। ठीक है, और इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो भी सोशल कंडीशंस है पारसी की, उसको रिजनरेट करना और जो भी रिलीजन है उसको रिस्टोर करना। ठीक है, इसमें मेन क्या था? मैरिज एज को इंक्रीज करने के लिए भी चीज़ें थी कि मैरिज एज को इंक्रीज करना चाहिए। पारसीज वुमेन ने एमेंसिपेशन अचीव किया था इस टाइम पे। और आपको पता है इन्होंने अपना मैसेज रस्त गुप्तार के थ्रू स्प्रेड किया था। ठीक है, तो ये थी रहनु भाई मुजद्दन सभा। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, किस न्यूज़पेपर के थ्रू किया था, और ये जो हितावदा न्यूज़पेपर है ये कब स्टार्ट हुआ था, कब पब्लिकेशन स्टार्ट किया था और किसने शुरू किया था। तो ये भी हमारा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 52 हो गया वो भी कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। Which of the following statement is not correct with respect to Coinage Act of 1835? देखो 1835 का कोइनेज एक्ट के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले सिल्वर रुपी कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड द सोल लीगल टेंडर थ्रू आउट द कंट्री। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि सिल्वर रुपी कॉइन्स को ही लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था। सेकंड है द एक्ट डिड नॉट प्रोहिबिट द मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ सेम वेट एंड फाइनेंस एज सिल्वर कॉइन्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि उस टाइम पे मतलब कोई प्रोहिबिशन नहीं थी गोल्ड कॉइन्स को, और गोल्ड कॉइन जो थे वो सेम वेट के आपको बनाने पड़ते थे। ठीक है, उस टाइम पे ये भी था। थर्ड है द एक्ट गिव द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन ब्रिटिश इंडिया टू द गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि ये इस एक्ट ने सोल ऑथोरिटी दे दी ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश सोल ऑथोरिटी दे दी इशू करने की करेंसी नोट्स गवर्नमेंट को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसी चीज़ किसने दी थी? क्योंकि ऐसी परमिशन जो थी वो 1861 में आई थी, और 1861 में भी वो पेपर करेंसी बिल के लिए थी। क्या थी? पेपर करेंसी बिल। इसमें क्या था? गवर्नमेंट को सोल राइट मिल गया था नोट्स को इशू करने का। तो ये 1861 में था, ना कि 1835 के एक्ट में। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। और द वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन वाज इनग्रेव्ड ऑन इट बोथ इंग्लिश एंड पर्शियन। बिल्कुल इंग्लिश में भी और पर्शियन में दोनों साइड इनग्रेव्ड होती थी जो सिल्वर कॉइन की जो वैल्यू थी। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ क्या थी? 1 गोल्ड कॉइन
1 गोल्ड कॉइन किसके इक्वल था? 15 सिल्वर कॉइन्स के इक्वल था। ठीक है, उस टाइम पे जो वैल्यूएशन उसकी होती थी, वैल्यूएशन के हिसाब से 1 गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 50 सिल्वर कॉइन्स होते थे। ठीक है, और जो कॉइनेज एक्ट 1835 है उसको और क्या कहा जाता था? उसको जो वो एज थी उस टाइम का जो पीरियड था उसको बोला जाता था सिल्वर स्टैंडर्ड एज। क्या बोला जाता था? सिल्वर स्टैंडर्ड एज भी उस टाइम को बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सिल्वर कॉइन है उसी को मतलब उसी को मेन स्टैंडर्ड बना दिया गया था। जैसे कि 180 ग्राम ट्रे वेट होना चाहिए, 11/12 प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को सोल लीगल टेंडर थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया 1835। और 1835 में मैंने आपको बताया था और क्या हुआ था, एक मेटकाफे एक्ट भी आया था। मेटकाफे एक्ट क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस। तो ये याद रखना, लिबरेटर ऑफ द प्रेस जो था, ये मेटकाफे एक्ट आया था 1835 में ही था वो भी। ठीक है, तो याद रखना ये प्रेस वाला एक्ट भी उस टाइम पे आया था और कॉइनेज एक्ट ऑफ 1835 भी उस टाइम पे आया था। ठीक है, तो जो पीछे पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन द अर्लियर? सबसे पहले क्या हुआ? तो हमें ईयर इसमें देखने पड़ेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ है। अब है सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द गोल्डन फ्रमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के सुल्तान से जो थी वो परमिशन मिली। देखो ये जो परमिशन मिली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 32 में मिली थी, 1632 में। फिर है कि थॉमस रो। ये थॉमस रो कब आया था? ये सबको पता है, ये कब आया था? 1615 में आया था। थॉमस रो कब आया था? 1615 में आया था। उसके बाद है कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। सूरत में कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये आपको पता होगा, सूरत में कंपनी कब एस्टेब्लिश की गई थी? सूरत में की गई थी 1613 में। कब की गई थी? 1613 में। और ये क्या बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इस फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ में पहली फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में बनाई थी। और वो कब बनाई थी? याद रखना, वो 1616 में बनाई थी। कब बनी थी? 1616 में बनाई थी। तो हमें अब क्रोनोलॉजी बतानी है कि कौन सी है। तो देख लो सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सी हुआ था, कंपनी जो थी सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी वो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़े से ऊपर नीचे ऑप्शंस हो रखे हैं, तो इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो ये जो कंपनी सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी, ये मेन चीज़ थी। परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। ठीक है, तो ये सबसे पहले हुआ था। तो 54 का आंसर हमारा क्या हो गया? सी। देखो इसके अलावा और क्या हुआ, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई 1600 में। ठीक है, उसके बाद सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने 1613 में। उसके बाद थॉमस रो आए 1615 में। उसके बाद 1618 में भी इनको एक फरमान मिला था। ठीक है, 1618 में भी फरमान मिला था। फिर 1616 में अभी मैंने बताया कि साउथ में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना ली। उसके बाद 1632 में क्या हुआ, गोलकोंडा से इनको फरमान आ गया। ठीक है, 1633 में इन्होंने ईस्ट इंडिया का बोल रही हूँ, 1633 में इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। कहाँ पे? हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उसके बाद 1639 में इनको लीज मिल गया किसका? मद्रास का। ठीक है, कंपनी गोट लीज ऑफ मद्रास। तो मद्रास का एरिया का लीज इनको मिल गया। और फिर 1651 में क्या हुआ, इनको हुगली में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। ठीक है, उसके बाद 1662 में क्या हुआ, इनको बॉम्बे एज ए डावरी मिल गया। ये तो आप सबको पता होगा, बॉम्बे एज डावरी इनको मिल गया। बॉम्बे एज डावरी इनको मिल गया। उसके बाद 1770 सबसे जो जिसको बोला जाता है क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी जिसको बोला जाता है, ये क्या है? फारूक शियार फरमान आया। फारूक शियार फरमान आया। ठीक है, ये कब आया? ये 1717 में आया। मैग्ना कार्टा या फारूक शियार फरमान कब आया? 1717 में आया। तो यही है कि मतलब देखो ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जो ब्रिटिश इंडियन के टाइम पे हुई थी। और 1667 में क्या हुआ था? 1667 में एक और चीज़ हुई थी, औरंगजेब ने फरमान जारी किया था बंगाल में ट्रेड करने का। ठीक है, कि ये कहाँ किया था? यहाँ पे औरंगजेब ने फरमान जारी किया था टू ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उस टाइम पे हुई हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है, एंग्लो मैसूर वॉर। देखो देख लेते हैं, वॉर बताना है और ट्रीटी बतानी है। देखो पहला, देखो याद रखना, इसमें 3 ट्रीटी हुई है एंग्लो मैसूर वॉर में। एंग्लो मैसूर वॉर में 3 ट्रीटी हुई थी, MMS, ठीक है, MMS। सबसे पहले मद्रास, फिर मैंगलोर और फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये 3 ट्रीटी हुई है। और जो फोर्थ मैसूर वॉर तो हुआ था, फोर्थ मैसूर वार में क्या हुआ था, टीपू की डेथ हो गई थी, टीपू की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो हमारा जो मैसूर है उसको क्या कर दिया गया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उसमें डाल दिया था, सब्सिडरी अलायंस के अंदर उसको डाल दिया गया था मैसूर को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फोर्थ वार हुआ उसमें टीपू की डेथ होगी। और देखो फर्स्ट एंग्लो वॉर कब हुआ था, ये हुआ था 1767-69 में ये हुआ था, ठीक है, मद्रास ट्रीटी हुई। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ, 1780 से 84 में हुआ। और इसी को सेकंड एंग्लो मराठा वार को पोर्टो नोवो का भी वो बोलते हैं, पोर्टो नोवो का वार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर हुआ हमारा थर्ड वॉर, ये 1792 में हुआ। और ये पहले 2 वॉर थे ये हैदर अली के साथ हुए थे। और जो थर्ड बैटल हुआ था वो किसके साथ हुआ था, हमारा मेन हुआ था इसके साथ, टीपू सुल्तान जी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ बैटल हुआ था इसमें बता दिया, ये भी टीपू के साथ हुआ था। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी और मैसूर जो था सब्सिडरी अलायंस के अंडर किसके अंदर आ गया था, ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था। तो हमारा जो ये थी एंग्लो मैसूर वॉर। और तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, सेकंड के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, और थर्ड के बाद श्रीरंगपट्टनम हुई थी, और फोर्थ के बाद टीपू डाई हो गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल आर्टिस्ट हैड एन इम्पैक्ट ऑन स्वदेशी मूवमेंट। किन कल्चरल आर्टिस्ट का जो इम्पैक्ट है वो स्वदेशी मूवमेंट पे था उस टाइम पे। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या किया था, याद होगा आपने, इन्होंने क्या लिखा था, अमर सोनार बंगला, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा था, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश का वो भी है, नेशनल एंथम भी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था। उसके बाद है दक्षिण रंजन मित्र। दक्षिण रंजन जो ये था, इन्होंने कुछ एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ठाकुर मार झूली। क्या नाम था इसका नाम, बुक का नाम ठाकुर मार झूली। मतलब मेन उसका था ग्रैंड मदर्स टेल, ठीक है, फेरी टेल्स की स्टोरी थी ये। तो ये उन्होंने लिखी थी उस टाइम पे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक वो बनाया था, चित्र बनाया था, भारत माता का चित्र बनाया था। क्यों, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए उन्होंने बंगा माता, भारत माता नहीं सॉरी, बंगा माता आप कर सकते हो इसको, बंगा माता, ठीक है, बंगा माता का इन्होंने एक चित्र बनाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हो गए। तो ये थे कुछ कल्चरल, तीनों ही उस टाइम पे कल्चरल आर्टिस्ट है जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट पे इम्पैक्ट डाला था। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखो किसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले, ही हेल्ड दैट ऑल नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना कुड बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस। हम हर चीज को प्योरली मैकेनिकल तरीके से अंडरस्टूड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिपिक्टिंग ऑन स्क्रिप्चर ही साइटेड मेडिकल ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। He propagated partnership and equality as basis of married life. He is well known for his two treatises, भाष्य बस्तुर साहित्य मन व प्रकृति कृतिर संभदा विचार एंड धर्म नीति। इन 2 के कारण इनको जाना जाता है, ठीक है। ये एडिटर भी थे तत्वबोधिनी पत्रिका की। देखो ऐसे जो थे ना, तत्वबोधिनी पत्रिका के एडिटर थे। और ऐसी के बारे में हमने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब नॉर्मल जो हम जितने भी फेमस पढ़ते हैं ना, उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे कुछ मतलब उनके बारे में नहीं पढ़ा है। केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त थे, ठीक है, याद रखना। क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, उसमें से कोई फेमस अगर हमने नहीं पढ़ा है तो उसका मतलब वही है वो, ठीक है। उन्होंने क्या लिखी, धर्म नीति लिखी, मानव संवादन विचार, ये सब बुक लिखी। तत्वबोधिनी पत्रिका के क्या थे, एडिटर थे, ठीक है। तो बस ये इनका नाम क्या था, अश्विनी कुमार दत्त था। अब एक देखो ये क्या आप कह सकते हो, तत्वबोधिनी सभा जो थी वो कब फाउंड की गई थी, वो 1839 में फाउंड की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में फाउंड की गई थी,
ठीक है। किसने फाउंड की थी? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर किसके बेटे थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर ने और क्या किया था? आदि ब्रह्म समाज के भी वो थे, आदि ब्रह्म समाज के भी ये वो थे, मतलब फाउंडर मान लो, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म समाज को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। मेन जो ये तत्वबोधिनी सभा थी ये किसको प्रमोट कर रही थी? मोर रेशनल और ह्यूमैनिस्ट, जो मोर जो रेशनल और जो ह्यूमैनिस्ट फॉर्म है हिंदुइज्म का, जो वेदांता और उपनिषद पे बेस है, उसको ये प्रमोट कर रही थी हिंदुइज्म को, ठीक है। इसमें मेनली क्या था? इसमें प्रमोट किए जा रहे थे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। हमें स्टडी करनी है अपने पास्ट की, किसमें? बंगाली लैंग्वेज में। ये इनका मेन टारगेट थे कुछ, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। तो ये थी हमारी तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट की थी, 1839 में की थी, कलकत्ता में की थी। और आदि ब्रह्म समाज रेशनल ह्यूमनिस्ट अप्रोच और पास्ट को कैसे स्टडी करना है। ब्रह्म समाज कब फाउंड की गई थी? 1828 में। ये किसने की थी? ये किसने की थी? ये की थी उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ चीज़ें तत्वबोधिनी सभा के बारे में हो गया। इसका आंसर है हमारा क्या ये? अक्षय कुमार दत्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। आर्य समाज के प्रिंसिपल्स के बारे में बताना। फर्स्ट है, इट एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक पुराण। आर्य समाज के बारे में आपको एक चीज़ पता होगी कि 1875 में ये शुरू हुआ था। और किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्यों था? क्योंकि हमारा रिलीजन जो था वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए आर्य समाज को शुरू किया गया था। ये बोल रहे हैं कि इट एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक पुराण। देखो इन्होंने बोला था, इनका एक मेन मोटो था, वो था गो बैक टू वेदास। क्या था? गो बैक टू वेदास, मतलब वेदों की तरफ लौटो। तो ये लेटर स्क्रिप्चर्स को ये ऑथोरिटी नहीं देते थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी? रॉन्ग हो जाती है कि ये लेटर स्क्रिप्चर्स को क्या नहीं देते थे? ऑथोरिटी नहीं देते थे। ये मेनली वेदों को जो मानते थे वही मानते थे। सेकंड है, इट सपोर्टेड आइडल्ट्री एंड पॉलीथिज्म इन हिंदू सोसाइटी। देखो इन्होंने आइडल्ट्री और पॉलीथिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये आइडल्ट्री के सपोर्टर नहीं थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, इट्स सब्सक्राइब्ड टू द वैदिक नोशन ऑफ फोर वर्णा सिस्टम। बिल्कुल इन्होंने बोला था कि वेदों में जो नोशन है ना फोर वर्णा सिस्टम का, उसको सब्सक्राइब करते थे, क्योंकि वेदों में बोला गया था कि जो फोर वर्णा सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। वो किस पे बेस्ड नहीं था? वो बर्थ पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। तो वो वैदिक नोशन उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मतलब फोर वर्णा सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फोर्थ है, इट एक्सेप्टेड दैट फिजिकल वर्ल्ड इज ए इल्यूजन। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या है? इल्यूजन है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या है, मतलब ये भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। और इन्होंने मेन चीज़ें क्या बोली थी? इन्होंने तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी, ठीक है। मेन चीज़ें इन्होंने क्या बोली थी? इन्होंने बोली थी जो गॉड है और जो सोल है और जो प्रकृति है, जो मैटर है, ये तीनों क्या है? डिफरेंट थिंग्स हैं। सारी डिफरेंट है और एटर्नल चीज़ें सारी डिफरेंट है और एटर्नल है, कोई भी एक चीज़ नहीं है, ठीक है। और बर्थ के ऊपर बेस कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्या किया था? कंडेम किया था। इसके अलावा इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन्होंने क्या लिखी थी? 3 बुक्स लिखी थी। 3 बुक्स का नाम क्या क्या है? एक तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, एक तो सत्यार्थ प्रकाश, एक है वेद भाषा भूमिका, एक है वेद भाषा भूमिका और एक है वेद भाषा भूमिका और एक सत्यार्थ प्रकाश। ये 3 बुक इन्होंने लिखी हुई हैं। उसके अलावा इनका एक कंट्रोवर्शियल या फिर आप मान सकते हो शुद्धि मूवमेंट, जिसमें कि जो भी कन्वर्टेड लोग थे मुस्लिम्स में या फिर जो क्या बोलते हैं क्रिश्चियंस जो कन्वर्ट करवा रहे थे हिंदूज को, तो उसको दोबारा हिंदूज में कन्वर्ट करने का ये था उनका शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का था। फिर एक और इनका मूवमेंट था, वो था काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन भी इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। कब की थी? 1882 में इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, आर्य समाज ने। फिर इसके अलावा एक और फेमस आता है आर्य समाज से रिलेटेड, आर्य महिला समाज, ठीक है, याद रखना, आर्य महिला समाज आती है एक और।
ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आर्य महिला समाज है ना, ये किसने शुरू किया था? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। पंडिता रमाबाई सरस्वती, ठीक है। तो याद रखना, आर्य समाज किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य महिला समाज किसने किया? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, ठीक है। दोनों ही सरस्वती थे जिन्होंने आर्य महिला समाज या आर्य समाज फाउंड किया था। ये मेनली वुमेन के कोज को सर्व करने के लिए इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आर्य महिला समाज हो गया। और महिला समाज के ऑर्गेनाइजेशंस अब की बार करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब की बार वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेपर में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 58 हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। Which of the following kingdoms or states were annexed by applying the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो उसके अंडर कौन कौन से स्टेट्स आए थे, ठीक है। उसके अंडर कौन कौन से स्टेट आए थे? देखो उदयपुर, उदयपुर तो आया ही था। कौन से ईयर में आया था? ये 1852 में, ठीक है। ये सीक्वेंस भी लगाने आ सकते। झांसी, झांसी कब आया था? 1854 में। संबलपुर, संबलपुर कब आया था? 1849 में। नागपुर, नागपुर कब आया था? हमारा ये आया था 1853 में। तो इनके सीक्वेंस लगानी भी आ सकती है, ठीक है। तो यस, ये चारों ही जो स्टेट थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने अपने किंगडम में मिलाए थे। तो ये आंसर हो गया सी, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, जैसे कि आप बात करो सतारा, सबसे पहले नाम आता है सतारा का, 1848 में ही इसको कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जैतपुर, ठीक है, जैतपुर का नाम आता है। जैतपुर को 1849 में ही किया था। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा वो क्या नाम लेते हैं, बागपत, बागत, सॉरी, ये बागत कहाँ आता है? ये 1850 में आता है। तो ये कुछ कुछ हैं स्टेट्स जो आपके ईयर भी इनके ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये कब कब एनेक्स किए गए उन्होंने। और फिर एक था जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उनसे नहीं हुआ, अवध, अवध कब हुआ? 1856 में। इसको मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अपने अंडर मिला लिया गया, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अंडर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वैसे स्टार्ट मतलब लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक थे? 1848 से 56 तक थे। ये 1857 के रिवोल्ट में नहीं थे, 1848 से 56 तक थे। देखो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे, अगर आप देखना चाहो तो। कुछ कुछ के क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे? एक तो विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 का, वो पास हुआ था। उसके अलावा वुड डिस्पैच भी इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है, 54 में, 1854 में आया था। उसके बाद फर्स्ट रेलवे इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट रेलवे 53 में जो स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट रेलवे, ठीक है। उसके अलावा बात करें लोअर बर्मा जो अनेक्स हुआ था 1852 में हुआ था। लोअर बर्मा जो अनेक्स किया था वो भी इसी टाइम पे किया था, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं? टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म, टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म्स जो आए थे वो भी इसी टाइम पे आए थे, ठीक है। तो ये भी इसी टाइम पे आए थे। तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। अब इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी क्या है? तो याद रखना, ये जो कर्जन थे ये हमारे वॉइस रॉय थे, और जो किचनर थे ये थे कमांडर इन चीफ। क्या थे? कमांडर इन चीफ, जो 1902 में आए थे कमांडर इन चीफ बन के, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, एक तो कर्जन के ही मतलब शायद काउंसिल में एक लो मेंबर होता था, या फिर मतलब मिलिट्री मेंबर होता था, ठीक है। क्या होता था? एक मिलिट्री मेंबर होता था, जो मिलिट्री मेंबर होता था जो गवर्नर जनरल को एडवाइस करता था मिलिट्री मैटर्स पे, ठीक है। और एक होता था कमांडर इन चीफ, तो ये क्या थी? ड्यूअल पॉलिटी थी। उस टाइम पे आर्मी को दो पोस्ट जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि जो किचनर चाह रहे थे कि केवल एक ही पोस्ट रिप्रेजेंट करे, कर्जन चाह रहे थे दोनों पोस्ट रिप्रेजेंट करे। इनके बीच में कंट्रोवर्सी बस यही थी। तो देख लेते हैं। लॉर्ड किचनर वांटेड द एबोलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ मिलिट्री मेंबर ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लॉर्ड कर्जन स्ट्रांगली अपोज्ड इट। तो क्या है? बिल्कुल यही बात है कि ये जो ड्यूअल पॉलिटी थी कि एक मतलब दो मेंबर्स थे, मिलिट्री मेंबर और
ये कमांडर इन चीफ, तो जो लॉर्ड किचनर चाह रहे थे कि केवल कमांडर इन चीफ की पोस्ट रहनी चाहिए और ये जो दूसरी पोस्ट है ये नहीं रहनी चाहिए। इसी के कारण 19 अगस्त 1905 में कर्जन ने क्या किया था, रिजाइन भी कर दिया था। अगस्त 1905 में क्या किया था, कर्जन ने रिजाइन भी कर दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये है कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो ये कमांडर इन चीफ थे, उसको हटाने के लिए इन्होंने ये किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में बताना है। द मूवमेंट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलोसफी ऑफ योगा वेदांता स्कूल ऑफ थॉट। ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल वैसी लग रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने इंस्पिरेशन योगा और वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से ही ली थी। सेकंड है, इट वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। ये मैंने बताया था, एनी बेसेंट तो इनकी बाद में मेंबर बनी थी। कब बनी थी मेंबर, 1889 में सबसे पहले मेंबर बनी थी। इनको फाउंड किसने किया था, ब्लेवेट्स्की एंड ओलकोट ने। किसने किया था, ब्लेवेट्स्की एंड ओलकोट ने इनको फाउंड किया था। कब किया था, 1875 में इनको फाउंड किया था, जब आर्य समाज बना था उसी ईयर ये भी बना था। ठीक है, और कहाँ पे, ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में बना था, लेकिन एनी बेसेंट ने इसको नहीं बनाया था। 1889 में एज ए मेंबर एनी बेसेंट इसमें ऐड हुई थी, और 1907 में जो थी ओलकोट के डेथ के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर है, इट एम टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो है ह्यूमैनिटी के यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए काम करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया फॉर ह्यूमैनिटी, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली कंपैरेटिव रिलीजन और फिलोसफी को स्टडी करना। किसको, कंपैरेटिव रिलीजन को स्टडी करना। कंपैरेटिव कोई भी रिलीजन है या फिर फिलोसफी है उसको रीड करना, फिलोसफी को क्या करना, स्टडी करना। और उसके बाद जो भी नेचुरल लॉज हैं, जो भी नेचुरल लॉज हैं उनको इन्वेस्टिगेशन, नेचुरल लॉ उनका इन्वेस्टिगेशन, जिससे हमारी जो अनएक्सप्लेन मिस्टिक लॉज हैं वो हम समझ सकें, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना नेचुरल लॉज पे। ये इनके मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, और बाद में ये इंटीग्रल पार्ट बन गया था हिंदुज़म के रिवाइवल का। ठीक है, हिंदुज़म के रिवाइवल का मेन ये इंटीग्रल पार्ट बन गई थी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मूवमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाता है, सी। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर हाँ देखो याद रखना, ये पहले हेडक्वार्टर ये बनी कहाँ पे थी, न्यूयॉर्क सिटी यूएस में बनी थी, लेकिन बाद में इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ शिफ्ट कर दिए गए थे, मद्रास के आउटस्कर्ट्स में। मद्रास के कहाँ पे, आउटस्कर्ट्स में। और कहाँ पे, नाम क्या था उसका, अदियार। क्या नाम था उस जगह का नाम, अदियार। ये मद्रास का आउटस्कर्ट था जहाँ पे हेडक्वार्टर बाद में शिफ्ट कर दिए गए थे इंडिया में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। स्टेबल कॉइन क्या है, देखो ये तो अब है ना क्रिप्टो करेंसी, इस साल तो गवर्नमेंट भी निकालने जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्रिप्टो करेंसी के कौन से प्लेटफॉर्म्स पे क्रिप्टो करेंसी वो होती है, कौन कौन से उसमें साइबर अटैक्स होते हैं। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना इन सारी चीज़ों के, थोड़ा सर्च कर लेना। तो स्टेबल कॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी तो है, देखो तीनों में दे रखी है, क्रिप्टो करेंसी तो है, लेकिन स्टेबल कॉइन मतलब जिसकी मतलब वैल्यू स्टेबल कर दी गई है। तो क्रिप्टो करेंसी हुज वैल्यू इज लिंक टू ए रिजर्व्ड एसेट। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो याद रखना क्रिप्टो करेंसी के बारे में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ सारे कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें हर मंथ के 100 करंट अफेयर्स हम करवाएंगे। फिर है 63, द मेन कॉज ऑफ कुकी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बिटवीन 1917 से 99। देखो कुकी रिवोल्ट, एक तो देखो एक हुआ था कुक्का रिवोल्ट, वो डिफरेंट था। ठीक है, याद रखना, कुक्का रिवोल्ट वॉज डिफरेंट और ये कुकी रिवोल्ट वॉज डिफरेंट। ये हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार में, और जो वहाँ वाला एरिया, वहाँ पे मणिपुर में जो टागोंग आर्मी, यहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे हुआ था ये, 1979 से क्या होता, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि जो वहाँ पे जो कुकीज़ थे उन मतलब वहाँ के जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स के लिए सप्लाई कर रहे थे वहाँ की लेबर को। ठीक है, लेकिन वो लेबर तो जो थे वो लोग वहाँ नहीं आना चाहते थे। तो 4 चीफ्स के अंडर, कुकी के 4 चीफ्स और एक 5वां चीफ थे जिनके अंडर इन्होंने हेड किया था टिंग टोंग।
टिंगटोंग एक कमांडर बने थे इनके, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कुकी रिवोल्ट। और ये मेनली 2 साल तक लगभग चला था और बहुत सारी इसमें जाने गई थी। ठीक है, इसको ग्रेट कुकी रेबिलियन भी बोलते हैं, और भी नाम है इसके, जैसे कि कुकी राइजिंग। ठीक है, इसके अलावा एंग्लो कुकी वॉर भी इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है जाऊ गाल। ठीक है, जाऊ गाल, ये चीज ध्यान रखना, जाऊ गाल किसको बोला जाता है। तो जाऊ गाल का रेबिलियन कौन सा है, कुकी रेबिलियन है, 1979 में हुआ था। तो ये कुछ वर्ड्स याद रख लेना कि इनको नाम क्या क्या दिया जाता है, और कहाँ पे हुआ था, और किस टाइम पे हुआ था, और किस कारण से हुआ था। लेबर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, लेबर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज थी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रिक्रूट कर रहे थे वो। तो ये स्टेटमेंट होगी बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। पाइका रेबिलियन के बारे में बताना है 1870 का। देखो 1817 का, देखो सबसे पहले फर्स्ट वो क्या बोलते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले किसको माना जाता था, 1857 को माना जाता था। लेकिन थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, पाइका रेबिलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। तो इसलिए पाइका रेबिलियन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट वॉज लेड बाई बख्शी जगत बंधु, बख्शी जगत बंधु जो थे इनको लेड कर रहे थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश इन पाइकाज रिलीजियस अफेयर्स एंड रिचुअल वाज द मेन कॉज ऑफ रेबिलियन। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इनका मेन रेबिलियन था ना, वो था कि एक तो सोल्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि टैक्स उस पर बहुत ज़्यादा लगते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, हाई हो गया था। उसके अलावा यहाँ पे जो लोकल करेंसी जो थी वो अबोलिश हो गई थी, अबोलिशन ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसी क्या हो गई थी, एबोलिश हो गई थी। ठीक है, लोकल करेंसी उनकी एबोलिश कर दी थी, जो भी कोडीज में जो भी वो ट्रेड करते थे वो एबोलिश कर दी थी। और उनको जो टैक्स था वो किस में देना पड़ता था, सिल्वर में देना पड़ता था। ठीक है, टैक्स किस में देना पड़ता था, सिल्वर में देना पड़ता था। और जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी, लैंड रिवेन्यू जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो भी क्या थी, एक्सटोर्शनिस्ट थी, एक्सटोर्शनिस्ट थी। तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने, तो ये सारे रीजन थे जिनके कारण उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और लॉर्ड जगन्नाथ को इन्होंने एज ए सिंबल माना था, लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो लॉर्ड जगन्नाथ को इन्होंने क्या माना था, एक सिंबल माना था। और ये सारे रीजन्स थे, और लेड किया था बख्शी जगत बंधु ने। और 17 में ये मेनली जो था ये था रेबिलियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 64 हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीट। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस कमेटीज जो ब्रिटिश टाइम पे बैठी हैं। ठीक है, अलग अलग कमेटी के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो हमने क्या की थी, हमने प्रेस एक्ट हमने सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रेस एक्ट। देखो सेकंड, देखो प्रेस एक्ट हमने किया तो वही देखेंगे। प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 10 वर रिपील्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेस कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू। और ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ये मैंने बताया था कि सारी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट 1921 में तेज बहादुर सप्रू के अंदर एक कमेटी बैठी थी, कल के ही लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, तो 1908 और 1910 के जो एक्ट थे वो उसमें रिमूव किए थे, और इनमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं हुआ था। फिर है दी प्रेस इंक्वायरी कमेटी। देखो याद रखना, ये प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 में बैठी थी, जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो जो आपने कल प्रेस एक्ट के बारे में जो नोट्स बनाए थे उसमें ये भी आप देख लेना, एक स्क्रीनशॉट ये भी ऐड कर देना। और ये भी स्टेटमेंट सही है कि सर सिंडले रोलट कमेटी जो थी वो 1918 में बैठी थी सिविल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो और सारे प्रेस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, और ये सारी स्टेटमेंट भी प्रेस के बारे में करेक्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, रोल्ट कमेटी बैठी थी 1918 में, इनको रिपील किया था 1921 में। और जो प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठी थी वो 1947 में बैठी थी फंडामेंटल राइट्स को वो करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। CSTO, देखो अब क्या है, रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। ऐसा हो रहा है कि वो वार हो जाएगा। तो अभी नाटो और CSTO दो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि CSTO क्या है, मतलब नाटो को सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन CSTO जो है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले CSTO के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस इन यूरेशिया टू स्ट्रेंथन पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी।
पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही है। और कब बनी थी? 2002 में ये बनी थी। ठीक है, 2002 में ये बनी थी और इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? रशिया की कैपिटल मॉस्को में है। और एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ताशकंद ट्रीटी। ताशकंद ट्रीटी में बनी थी, ताशकंद ट्रीटी में बनी थी। ताशकंद ट्रीटी कब हुई थी? मतलब ताशकंद ट्रीटी के अंडर बनी थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो 1992 में हुई थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो 1992 में हुई थी, उसके अंडर ये मतलब बनी थी क्या? CSTO 2002 में बनी थी, मॉस्को के अंडर बनी थी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस थी जो ये इस चीज़ के लिए बनी थी और रशिया मेनली इसको लीड करता है। और इंडिया इज मेंबर ऑफ CSTO, इसने बोला इंडिया, तो इंडिया कहाँ से मेंबर हो जाएगा? होता तो हल्ला गुल्ला हो जाता। ठीक है, इंडिया CSTO का ना नाटो का दोनों में से किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो गया ए। तो इसके मेन मेंबर्स हैं कौन? इसके मेन मेंबर 6 मेंबर्स हैं। एक तो रशिया, एक बेलारूस, एक अर्मेनिया और अजरबैजान, जिसके बीच में क्या चल रहा है? युद्ध भी चल रहा है। तो उनमें से अर्मेनिया जो है वो क्या है? मेन CSTO में है। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उसके अलावा ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज किसमें हैं? ये सारी कंट्रीज हैं किसमें? CSTO में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी है किसका? अफगानिस्तान और सर्बिया। अफगानिस्तान और सर्बिया दो का क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में? CSTO के बारे में। तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ट्राइबल रिबिलियन और उनसे कौन सा एसोसिएटेड लीडर है, हमें वो बताना है। सबसे पहले आता है हमारा चुआर रिबिलियन। देखो चुआर रिबिलियन है ना, इसको रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी बोला जाता है। इसको याद रखना, कहीं पे आ जाए रिवोल्ट ऑफ जंगल महल, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी इसको बोला जाता है। तो चुआर रिबिलियन इसको बोलते हैं। तो ये किसके अंडर था? ये बिल्कुल दुर्जन सिंह के अंडर ही था। ठीक है, दुर्जन मतलब वैसे कई बार ये रिबिलियन हुआ, चुआर रिबिलियन कई बार हुआ है, ये नहीं हुआ कि एक ही बार हुआ है। तो 1766 से 72 के बीच में भी हुआ है, फिर 95 से लेके 1816 के बीच में भी हुआ है। लेकिन मतलब ये कई बार हुआ है। लेकिन दुर्जन सिंह के अंडर जब हुआ, जो 1798 में हुआ, 1798 में दुर्जन सिंह के अंडर जो हुआ वो फेमस हुआ था। ये रायपुर का जमींदार था, जिसने मेन ये रिबिलियन किया था। और मेन ये चुआर रिबिलियन क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे फेमाइन की कंडीशन आ गई थी। लैंड रिवेन्यू ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? इनहेंस कर दिया था और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया था, इसके कारण मतलब उन्होंने किया था। फिर आता है हमारा खोंड रिबिलियन। खोंड रिबिलियन मेनली कब हुआ था? ये हुआ था 1837 से 56 के बीच में ये मेनली हुआ था। उड़ीसा रीजन में ये हुआ था। उड़ीसा से आंध्रा का जो रीजन है वहाँ पे हुआ था। चक्रा बिसोई बिल्कुल यहाँ के जो थे वो इसके मेन लीडर थे। अदर ट्राइबल्स ने भी इनको ज्वाइन किया था, मतलब ठीक है, खोंड के अलावा अलग अदर ट्राइबल्स ने भी इनको ज्वाइन किया था। जैसे कि आप नाम याद रख सकते हो, घुमसार और कालाहांडी। ठीक है, घुमसार और कालाहांडी, इन ट्राइब्स ने भी इनको ज्वाइन किया था। फिर जैसे ही चक्रा बिश्नोई डिसअपियर हुए तो रिबिलियन भी खत्म सा हो गया। फिर आता है रंपा रिबिलियन। जो रंपा रिबिलियन है ना, याद रखना ये कब हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था, 1922 में ये हुआ था। ये मेनली क्यों हुआ था? क्योंकि 1882 का मद्रास एक्ट लग गया था। मद्रास एक्ट वहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, ये बने थे हीरो इनके, जो इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो अल्लूरी सीताराम राजू को इसीलिए क्या बोला जाता है? मनियम विरुद्रु भी बोला जाता है, विरुद्धु भी बोला जाता है, मतलब हीरो का जंगल, हीरो ऑफ जंगल। ठीक है, ये भी इनको बोला जाता है। उस रिवोल्ट का नाम रंपा रिबिलियन का दूसरा नाम जो है उसको मनियम रिबिलियन भी बोला जाता है। मनियम रिबिलियन भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर 1924 में राजू कैप्चर हो जाता है, तो ये जो रिबिलियन है ये भी सप्रेस हो जाता है। तो मनियम रिबिलियन, रंपा रिबिलियन दोनों सेम है, 1922 में हुआ है ये। ठीक है, और क्यों हुआ है? क्योंकि 1882 का मद्रास एक्ट वहाँ पे लगा दिया था और ट्राइबल्स की फ्रीडम को रोक दिया गया था। खोंड रिबिलियन 1837 से 56 के बीच में होता है, उड़ीसा रीजन में होता है। चक्रा बिश्नोई थे और मेन ट्राइबल्स इसमें ये थे। फिर चुआर रिबिलियन तो पहले ही हो गया था 1798 में, और दुर्जन सिंह मेनली इसके एसोसिएटेड लीडर थे। तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? इसका डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाता है? इसका डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे।
क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? तो देखो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी, तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। किसने बनाई थी? बी.आर. अम्बेडकर ने बनाई थी। और ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, ये 1937 के इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 15 आउट ऑफ 17 सीट जीती थी बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने 15 में से 17 सीट्स जीती थी 1937 के इलेक्शंस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाई थी। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। भारत स्त्री मंडल, देखो भारत स्त्री मंडल, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताया था पंडिता रमाबाई सरस्वती ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? इन्होंने बनाई थी आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज इन्होंने बनाया था। तो ये फिर ये भारत स्त्री महामंडल नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो 69 का ए तो हो गया रॉन्ग कि नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाया था। भारत स्त्री महामंडल ये मेनली किसने बनाया था? ये बनाया था सरला देवी चौधरानी ने। सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था। कब बनाई थी ये स्त्री महिला महामंडल? 1910 में बनाया था। कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। तो ये स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। इट्स एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड टू बंगाल प्रोविंस ओनली। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बंगाल प्रोविंस तक लोग थी। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती क्योंकि हर जगह थी इनकी जो एक्टिविटीज़ थी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाता है? डी। ठीक है, और ओनली वाली लगभग स्टेटमेंट रॉन्ग ही होती हैं। तो फर्स्ट भी रॉन्ग होगी और सेकंड भी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। देखो हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो सरला देवी चौधरानी थी ना, ये जो सरला देवी चौधरानी थी, ये किसकी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की नीज थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की नीज थी। और क्या नाम लेते हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अहिता गणिका। ठीक है, ये इन्होंने बुक भी लिखी थी एक। और इसके अलावा अगर बात करें, इन्होंने एक और चीज़ फाउंड की थी, क्या? भारत स्त्री शिक्षा सदन। भारत स्त्री शिक्षा सदन इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, भारत स्त्री शिक्षा सदन भी इन्होंने ही फाउंड किया था। सरला देवी चौधरानी ने, जिन्होंने 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की खोज की थी। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई के बारे में बता दिया था, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कोड ऑफ जिंटू लॉज। कोड ऑफ जिंटू लॉज क्या है? तो देखो, कोड सबसे पहले बोला है इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू कोडिफाई मुस्लिम लॉज इन इंग्लिश। देखो, कोड ऑफ जिंटू लॉ अगर पता है ना, तो कोड ऑफ जिंटू लॉज जो है ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनेशन ऑफ पंडित्स भी बोलते हैं इसको। ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित्स, मतलब हिंदूज लॉ को कोडिफाई करने का वो है। ठीक है, तो ना कि मुस्लिम लॉज को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट वाज ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये मेनली लेट हुआ था किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ये हुआ था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनके टाइम पे ट्रांसलेट होने की कोशिश हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। और मेन चीज़, किसी भी लॉ को जो कोडिफाई करने का जो वो था ना, वो अटेम्प्ट था, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। ठीक है, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था, इन्होंने नहीं किया था, कॉर्नवालिस ने नहीं किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही मेन किया था, अटेम्प्ट किया था कोडिफाई करने का हिंदू और मुस्लिम लॉज को। तो ये भी मैंने कल ये स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और फर्स्ट स्टेटमेंट आप ऐसे पता कर लोगे तो नोट करेक्ट बतानी है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है नोट करेक्ट है? तो दोनों ही नोट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, दोनों ही क्या है? नोट करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। विद रेफरेंस टू राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया द ब्लैक होल ट्रेजेडी इज ऑफन एसोसिएटेड एज ए प्रिल्यूड। देखो, ब्लैक होल ट्रेजेडी सबसे फेमस है, कब हुई थी? प्लासी के बैटल से पहले हुई थी। ठीक है, प्लासी के बैटल से पहले हुई थी, 1756 में हुई थी। सिराज उद दौला ने की थी। किसने की थी? सिराज उद दौला ने की थी। कुछ इस इंसिडेंट को मानते हुआ था, कुछ मानते हैं ये झूठा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 146 पर्सन को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया था और उसमें से 123 जो थे वो डाई कर गए थे, इंग्लिश पर्सनस। ठीक है, तो ये था, मतलब फिर इसके बाद हुआ था प्लासी का रिबेलियन। तो ये था ब्लैक होल ट्रेजेडी, यहाँ पे हुई थी। तो ये तो क्या ही बताएं इसके बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे।
72 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर फैक्टर दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सक्सेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की सक्सेस अगेंस्ट यूरोपियन पावर्स क्यों हुई, मतलब इंग्लिश और यूरोपियन पावर इतने ज़्यादा सक्सीड क्यों नहीं हुई, इंग्लिश इतने ज़्यादा सक्सीड क्यों हुई। सबसे पहले कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो यही इसकी मेन बात थी कि उन वहाँ पे कंपनी को फ्रीडम दे दी गई थी काम करने की, गवर्नमेंट ने अपने पास ओनरशिप नहीं रखी थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, कि कंप्लीट ओनरशिप, कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है द एडवांसमेंट ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, बिल्कुल नेवी तो इनकी सुपीरियर थी, तो सेकंड तो ठीक है। थर्ड भी ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड, ये हो गया था। फोर्थ है यूज ऑफ डेट मार्केट बाय ब्रिटेन टू फंड इट्स वॉर, वॉर को फंड करने के लिए ये डेट मार्केट का यूज करते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इंग्लिश की सक्सेस के पीछे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया और डेट मार्केट का मेनली उन्होंने यूज किया, प्राइवेट पर्सन ने डेट मार्केट का यूज किया उसको वो करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, सही होगी। ठीक है, तो ये चीज होगी, इसका हो गया आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे। अब बोलना है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, थोड़ी देर पहले ही बताया था, गवर्नर जनरल कौन था, मेटकाफे। 1835 का एक्ट जिसको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, 1835 मेटकाफे एक्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा याद मत करो क्योंकि उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। फिर है जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, जीरो डे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कहाँ पे है, अगर आप पिछले साल के क्या मतलब आपको 1-1.5 साल के तो करंट अफेयर्स करने ही है, तो मई तक के मैंने करवा रखे हैं, उसके आगे करवाएंगे। तो जो जीरो डे क्लिक एक्सप्लॉइट्स है, ये किसने, ये क्या है, मतलब ये क्या है, रिसेंट डिस्कवर्ड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो सॉफ्टवेयर्स में होती है, मतलब एक साइबर अटैक का टाइप है। ठीक है, साइबर अटैक का टाइप ही यही है। ठीक है, साइबर अटैक में ही आता है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में बात करनी है, 1892। ठीक है, 1892 सबसे पहले है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इलेक्शन का आया था, इस इंट्रोड्यूस हुआ था एलिमेंट, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे क्या थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेन चीज़ थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इलेक्शन की बात तो यहाँ पे उठी थी। सेकंड है द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर गिवन राइट टू मूव ए मोशन टू अमेंड द एनुअल बजट। देखो उनको बजट पे कोई भी राइट नहीं था, उनका कोई राइट नहीं था, उनको कोई राइट नहीं दिया गया था काउंसिल को बजट को अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाता है ए। सबसे फेमस जो दो चीजें थी 1892 के एक्ट में वो यही थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विद कार्टाज सिस्टम। देखो कार्टाज सिस्टम क्या था, एक टाइप का पास सिस्टम मान लो। ठीक है, वेयर द कार्टाज इंटाइटल्ड इट्स होल्डर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन में उनको करने देते थे। कार्टाज सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो ये कार्टाज सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, ये टाइप का पास सिस्टम था जो पोर्चुगीज ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अपनी सुपीरियरिटी को इंडियन ओशन में बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना 76। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो ये जॉन लॉरेंस की थोड़ी देर में देखो होता है कि जॉन लॉरेंस की जो पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी की, वो किसके लिए थी, वो अफगानिस्तान के लिए थी। किसके लिए थी, वो अफगानिस्तान के लिए थी। डिटेल में थोड़ी देर में देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, अफगानिस्तान के लिए थी। और इसमें मेन क्या था, हमें अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में नहीं इंटरफेयर करना है और मेनली बाहर से उसके देखना है कि वो किन से क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये थी मास्टरली इनएक्टिविटी, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में हमें क्या स्टेटमेंट सही नहीं थी वो बतानी है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं थी। देखो प्रेस एक्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब आप पढ़ो, बहुत बड़े नीचे से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले इट वाज रिपील्ड बाय इंडियन प्रेस एक्ट 1910। देखो मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, 1908 1910 का एक्ट कोई इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, उनमें कुछ ज्यादा बहुत फेमस नहीं हुआ था, और ये खुद 1921 में तेज बहादुर सप्रू जो कमेटी थी उससे ये रिमूव हो गए थे। तो नहीं, उन्होंने ये रिपील नहीं किया था। ये रिपील किसने किया था वैसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये रिपन ने वो किया। किसने किया था, रिपन ने इसको हटाया था। तो ये लिटन के टाइम पे आया था, और रिपन ने हटाया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि ये इन्होंने रिपील किया था 1910 में।
तो रिपन तो पहले ही आ गए थे, उन्होंने पहले ही कर दिया था, तो नोट करेक्ट ही बतानी है। तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा आंसर डी की, हमने यही पढ़ा हुआ है। फिर देख लेते हैं कि इसका मतलब और सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। द मजिस्ट्रेट्स एक्शन वाज फाइनल एंड द वर्नाकुलर प्रेस हैड नो राइट टू अपील टू कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल, वर्नाकुलर और इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस कर दिया गया था। इट प्रोहिबिटेड वर्नाकुलर प्रेस टू पब्लिश एनीथिंग विच माइट राउज फीलिंग ऑफ एंटीपैथी बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रेस, कास्ट एंड रिलीजन। The magistrate was authorized to deposit a security which could be confiscated if a printer violated the bond। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सारी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। चार्टर एक्ट 1813, देखो सबने पढ़ा है, सबसे फेमस एक्ट है। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट टू ट्रेड विद चाइना। ये ब्रिटिश सब, देखो मैंने क्या बताया था, 1813 में सारी कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी, लेकिन दो मोनोपोली बची थी, एक तो ट्रेड विद चाइना और एक ट्रेड विद टी। ठीक है, तो ये दो मोनोपोली तब भी बची हुई थी, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को उस टाइम पे अलाउ नहीं किया जाता चाइना के साथ ट्रेड को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एंड सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ नेटिव इंडियंस। हम आपके रिलीजियस अफेयर्स में अफेक्ट नहीं करेंगे। ये कब था? 1858 के, जब वो क्राउन ने अपने ऊपर लिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब था ना ये चीज़ तब आई थी। तो ये 1813 के एक्ट में तो नहीं आई थी, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी, कि कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने है कि लगभग मतलब मोटा मोटा आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन से एक्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब है एंग्लो मराठा वॉर, और उसमें बोल रखा है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर और बोल रखा है ट्रीटी ऑफ बेसिन। देखो मराठा वॉर में अगर आप बात करो ना, तो देखो सबसे पहले आता है फर्स्ट मराठा वॉर। ये होता है 1775 से लेके 82 के बीच में। ठीक है, इसमें कई सारी ट्रीटी होती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ये तीन वो होती हैं ट्रीटी, 75, 76 और ये 82 में होती है। ठीक है, फिर होता है हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में एक फेमस ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये ट्रीटी होती है सबसे, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मराठा वार, उसमें क्या होता है 1817 से 19 में होता है, ये 17 से 19 में होता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। सेकंड जो 1803 से 5 में होता है, और थर्ड जो होता है 17 से 19 के बीच में होता है। यहाँ पे 3 ट्रीटी होती है, यहाँ पे भी एक ट्रीटी ऑफ पूना, एक ग्वालियर और एक मंदसौर। ठीक है, ये 3 ट्रीटी यहाँ पे भी होती है, और उसके बाद मराठा लॉस्ट कर जाते हैं। अब अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो 101 जो पेज है स्पेक्ट्रम का, वो निकालो और अभी इस एंग्लो मराठा वॉर को जितनी भी चीज़ें वो सारे अभी पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो सेकंड वाली ट्रीटी थी, उसमें क्या हुआ था। एज पर द ट्रीटी द पेशवा वाज नॉट अलाउड टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश। बिल्कुल, इंग्लिश की जिनसे लड़ाई है, जिनसे वॉर है, उन किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकता पेशवा। ये थी ट्रीटी ऑफ बेसिन, बिल्कुल ये होगी। ठीक है, सेकंड है कि द पेशवा वाज गिवन द एब्सोल्यूट क्लेम। देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशवा को एब्सोल्यूट क्लेम दे दिया जाए, पेशवा को एब्सोल्यूट क्लेम जो था वो नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, रॉन्ग हो जाती है। उसको अपने सारे क्लेम छोड़ने पड़े थे, टू गिव अप हिज ऑल क्लेम्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी सेकंड। थर्ड है ए नेटिव इन्फेंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्लेस्ड इन पेशवाज टेरिटरी। बिल्कुल पेशवा के टेरिटरी में अपने इन्फेंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख दी थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ है ना, आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखने की, कब युद्ध हुआ होगा, कब उसमें क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। With reference to following committees associated with military reforms under British rule, ब्रिटिश रूल के अंडर मिलिट्री रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमेटीज है। तो पील कमीशन, देखो बिल्कुल है पील कमीशन। जो पील कमीशन था ये पोस्ट 1857 आया था। ठीक है, पोस्ट 1857 आया था। फिर है सैंडहर्स्ट कमेटी, जो सैंडहर्स्ट कमेटी थी 1926 में आई थी। और एशले एडन कमीशन जो था ये 1879 में आया था। तो ये बिल्कुल सारे ही मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए हैं, और सारे ही कमेटी बैठी थी मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेटीज़ कौन सी किसके लिए बैठी हैं। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद पे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद
ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू इंटरप्रेट द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। तो क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट उन्होंने फाउंड किया था। ही डिसरिगार्डेड द मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट एंड गिव एम्फेसिस टू स्पिरिचुअलिटी ऑफ ईस्ट। देखो स्वामी विवेकानंद की सबसे अच्छी चीज क्या थी, उन्होंने डिसरिगार्ड नहीं किया, उन्होंने जो मटेरियलिज्म था वेस्ट का और जो स्पिरिचुअलिटी थी ईस्ट की, इन दोनों को ब्लेंड किया। ठीक है, इनका हेल्दी बैलेंस बनाया, इनका क्या बनाया, हेल्दी बैलेंस बनाया, ना कि उसको क्या किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो याद रखना उनके हेल्दी बैलेंस के बारे में बात की, ब्लेंडिंग के बारे में बात की। थर्ड है द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ रामकृष्ण मिशन इज वर्शिप ऑफ गॉड थ्रू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सर्विस ऑफ गॉड इज सर्विस ऑफ शिवा, मतलब समथिंग ऐसा इन्होंने बोला था। और रामकृष्ण मिशन का 1897 में। ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा सी, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या बोलता है, कर्षक संगम, कर्षक संगम पीजेंट स्ट्रगल। ठीक है, तो उसके ये किस रीजन में हुआ होगा, देखो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। कर्षक संगम ये ऊपर तो यूपी, बंगाल, बिहार में ऐसे नाम नहीं होते, तो कहाँ पे होता है, मैंने ये हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था, ये मेनली मालाबार में हुआ था। और ये मेनली किसके लिए हुआ था, ये हुआ था मालाबार टेनेंसी एक्ट, मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 को अमेंड करवाने के लिए हुआ था ये। ठीक है, मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 पास हुआ था, उसको वो करवाने के लिए था। ठीक है, उसको ये करवाने के लिए था। फिर क्या हुआ था, हाँ इसके बाद क्या हुआ था, एक कमेटी भी बैठी थी, याद रखना एक कमेटी भी बैठी थी 1938 में। क्या बैठी थी, एक कमेटी भी बैठी थी जिसके हेड कौन थे, आर रामाचंद्रा और आर रामाचंद्रा नेदुमगाड़ी, नेदुमगाड़ी। ठीक है, आर रामाचंद्रा नेदुमगाड़ी थे जिन्होंने इस कमेटी को हेड किया था, जो ऑल इंडिया मालाबार कृषक संगम ने अपॉइंट की थी। मेनली टेनोरल प्रॉब्लम्स को वो करने के लिए थी। ये क्या थी, टेनोरल प्रॉब्लम्स को वो देखने के लिए थी कि क्या क्या है, उसको इंक्वायरी करने के लिए थी। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को कब 1940 में क्या कर दिया था, सबमिट कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना है कृषक संगम कहाँ पे हुई थी, मालाबार में हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस एक्ट को रिमूव करने के लिए हुई थी वो भी हमारा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। नासा का वाइपर मिशन के बारे में बताना है। देखो वाइपर की फुल फॉर्म अगर आपको पता चल जाए तो आप बता दोगे। वाइपर मतलब होता है वोलाटाइल, वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग, वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन, पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, रोवर मतलब एक मोबाइल रोबोट होता है जो घूमता रहता है। तो इट वाज द फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन ऑन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। बिल्कुल ये पहला रिसोर्स मैपिंग मिशन है। और इट विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस डिपॉजिट एंड वाटर ऑन मून। बिल्कुल आइस के डिपॉजिट और वाटर को ये मून पे क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या चीज सही नहीं है, हमें नहीं है बतानी है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में कितना फेमस रूलर है लॉर्ड कर्जन, तो ये आप देख ही रहे हो। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और पर्शियन गल्फ एंड सिस्टीन। बिल्कुल ये चाहते थे कि वहाँ पे क्या हो, हमारा इन्फ्लुएंस हो, तो ये चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं है। सेकंड है, ही सेंट द यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इन्होंने यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत में भेजा था। और ये कौन सा ईयर था, 1903 था, ताकि तिब्बतन जो है वो एग्रीमेंट के अंदर आ जाए, लेकिन तिब्बतन ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यंग हस्बैंड मिशन किसके टाइम का है, कर्जन के टाइम का है। कहाँ पे भेजा गया था, तिब्बत में भेजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रिजेक्टेड द रियलिस्टिक एंड कॉमन सेंस पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान। नहीं, इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था पॉलिसी का। इस पॉलिसी का क्या किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था, रियलिस्टिक एंड कॉमन सेंस पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान।
ये एक पोली थी जिसमें क्या करना था, ये थी हाँ ये इन्होंने सपोर्ट किया था इसको, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कंसंट्रेशन, बिल्कुल ये चीज़ है, इन्होंने मिलिट्री जो कंसंट्रेशन की पॉलिसी को फॉलो किया था कि हम मिलिट्री को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और ट्राइबल कंसोलिएशन, ट्राइबल से बातचीत करेंगे इन प्लेस ऑफ एस्पिरेशन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये भी स्टेटमेंट सही है। मिलिट्री कंसंट्रेट करना, ट्राइबल से वो करना, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी जो पोजिशन हो जाएगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये इन्होंने सोचा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सी की ये स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है लॉर्ड कर्जन के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लॉर्ड कर्जन के बारे में देख चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। बैटल ऑफ सराय घाट के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, बैटल ऑफ सराय घाट के बारे में बात करनी है। द बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश राज एंड अफगान ट्राइब्समैन। देखो ये ब्रिटिश राज और अफगान ट्राइब्समैन के बीच में लड़ा गया था, ये स्टेटमेंट सही है। द बैटल टुक प्लेस ड्यूरिंग गवर्नरशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। देखो हेस्टिंग नहीं थे उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलिगिन टू। कौन थे, लॉर्ड एलिगिन टू। उनके टाइम पे ये युद्ध था जो लड़ा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। और ये लास्ट स्टैंड बैटल था जो ब्रिटिश और अफगान ट्राइब्समैन के बीच में लड़ा गया था बिफोर तिरहा कैंपेन। ठीक है, बिफोर तिरहा कैंपेन ये लास्ट स्टैंड स्टिल बैटल था। तो देखो ये तो हो गया वैसे ब्रिटिश राज और अफगान ट्राइब्समैन के बारे में। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ कुछ चीज़ें अफगान और एंग्लो अफगान वॉर के बारे में कुछ कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करनी। सबसे पहले देखो कि रशिया का इन्वेजन का उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से क्या था, डर था ब्रिटिशर्स को। रशियन इन्वेजन का डर था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, रशियन इन्वेजन का डर था ब्रिटिशर्स को। उसके लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, ओकलैंड ने एक पॉलिसी लाई। कौन सी, फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ओकलैंड। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ओकलैंड, इसमें क्या किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ओकलैंड में कि जो कंपनी है वही डायरेक्ट इनिशिएटिव लेगी अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बचाने के लिए, बाउंड्री को बचाने के लिए ब्रिटिश इंडिया के रशियन अटैक से। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी अब मतलब उसके लिए काम करेगी। तो इस ओकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या किया गया, इसमें एक फेमस चीज़ की गई कि एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी की गई। क्या की गई, एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी की गई। किस किस के साथ, तीनों ने की। एक तो ब्रिटिशर्स ने की, एक सिक्स ने की जिसमें रंजीत सिंह थे, और एक की किसने, शाह सूजा ने। किसने की, शाह सूजा ने। इन तीनों ने ट्रीटी की और इन्होंने क्या बोला कि शाह सूजा जो थे कि आपको जो है अफगानिस्तान का हम अमीर बना देंगे और आपको सारी बातें हमारी माननी होगी। अगर हम बनाते हैं तो क्यों, पहले हम अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे और आपको वहाँ का रूलर बनाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ का रूलर बनाएंगे और सिक्स आपकी हेल्प करेंगे ऐसा करने में, और हम आपको मतलब ये देखेंगे। ठीक है, ये मेनली मनी आपको अगर चाहिए होगी तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ थी कि इन्होंने ट्रीपार्टाइट ट्रीटी कर ली कि हम वहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीपार्टाइट ट्रीटी हुई कब थी, 1838 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर क्या हुआ कि अमीर को ये था कि शाह सूजा को अमीर बना देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रीपार्टाइट ट्रीटी के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ, 1839 से 42 के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में तो जीत गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ, अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स पहले तो जीत गए और वहाँ पे एक रूलर थे, कौन थे, दोस्त मोहम्मद थे। वो हट भी गए वहाँ से, मतलब वहाँ पे उन्होंने गद्दी से इनको हटा भी दिया और मेनली रूलर किसको बना दिया, अमीर किसको बना दिया, शाह सूजा को। जैसा सोचा था वैसा ही किया इन्होंने, शाह सूजा को अमीर बना दिया। लेकिन वहाँ अफगान के ट्राइब्स ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसको एज ए रूलर एक्सेप्ट ही नहीं किया शाह सूजा को, क्योंकि रूलर तभी होता है जब उसको जनता एक्सेप्ट करे। तो अफगान की ट्राइब्स ने इसको रूलर एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो उनकी सारी मेहनत पे क्या हुआ, पानी फिर गया और दोबारा से अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, दोस्त मोहम्मद को ही क्या बनाना पड़ा, वहाँ का अमीर बनाना पड़ा। ठीक है, दोस्त मोहम्मद को ही वहाँ का अमीर बनाना पड़ा और उसी के साथ जो भी थी थोड़ी बहुत इन्होंने सेटलमेंट की कि हम आपकी हेल्प करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो फिर 1863 में क्या हो जाती है, याद रखना, इसकी डेथ हो जाती है। किसकी, दोस्त मोहम्मद की 1863 में डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है। क्या, अब हमारा पहला वार हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि फिर आते हैं हमारे जॉन लॉरेंस। क्या आते हैं, जॉन लॉरेंस।
ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। जॉन लॉरेंस, ये कब से कब तक आते हैं? 1864 से 69 के बीच में रहते हैं। 63 में क्योंकि डेथ होगी, अब इनकी फिर से अंग्रेजों की चालें शुरू होंगी। जॉन लॉरेंस की कौन सी पॉलिसी आती है? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब जी थोड़ी देर पहले बढ़ी थी। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, ये हमारी पॉलिसी आती है। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये इन्होंने स्टार्ट की। इसमें मेन क्या था कि हम अपने फ्रंटियर को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हम अपने फ्रंटियर को क्या रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को किस पे रखेंगे? पीस पे रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इतना डिटरमाइन करेंगे कि हम कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कोई भी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी अफगानिस्तान में या नॉर्थ वेस्ट में जो भी रूल कर रहा है, वो किसी फॉरेन पावर की हेल्प ना ले अपने युद्ध लड़ने के लिए, फॉरेन पावर की हेल्प ना ले, बस हम इतना वो करेंगे, ठीक है। ये थी जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। और इस टाइम पे जो रूलर था वो कौन बैठा था? शेर अली। इस टाइम पे रूलर कौन था? शेर अली, मतलब थ्रोन पे बैठ गया था क्योंकि दोस्त मोहम्मद की उस टाइम पे डेथ हो गई थी, ठीक है। और मेनली जो थे उस टाइम पे जो भी जॉन लॉरेंस थे, उन्होंने फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की शेर अली के साथ, ठीक है। ये थी जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लिट्टन साहब, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिट्टन, और लिट्टन की एक पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये पॉलिसी क्या थी? ये 1876 की थी। ये 1876 में इन्होंने स्टार्ट की थी ये पॉलिसी। और मेन क्या था कि एक हम साइंटिफिक फ्रंटियर बनाएंगे। इनकी मेन पॉलिसी क्या थी? हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाएंगे और अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जितना एरिया है उसको हम ही खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। ये थी लिट्टन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। लेकिन इस पॉलिसी को देखते हैं, ठीक है। ये लिट्टन की प्राउड रिजर्व थी। फिर क्या हुआ? लिट्टन के टाइम पे फिर एक पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व थी, तो फिर इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, मराठा याद आ रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होती है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब होती है? 1870 से 80 के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि जो शेर अली है ना, वो ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने उसमें कोर्ट में रखने से मना कर देता है, ठीक है। बोल देता है कि मैं आपके जो उसको नहीं रखूंगा। तो ब्रिटिशर्स में जो लिट्टन है वो उस पर क्या हो जाता है? ब्रिटिशर्स उस पर अटैक कर देते हैं और शेर अली वहाँ से भाग जाता है। याद रखना, शेर अली ब्रिटिशर्स के डर से क्या कर जाता है? फ्लैड, भाग जाता है वहाँ से। तो एक यहीं पे एक ब्रिटिशर्स ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ गंदामक। यहाँ पे ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गंदामा। की ये जो ट्रीटी होती है ये कब होती है? 1879 में होती है। और किसके साथ होती है? शेर अली के बेटे के साथ होती है, ठीक है, जिसका नाम था याकूब खान, ठीक है। याकूब खान के साथ ये ट्रीटी की जाती है, जो एल्डेस्ट सन थे शेर अली के, 1879 में। और उससे उससे ट्रीटी में क्या क्या कहा जाता है? कि उससे कहा जाता है कि आप जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। परमानेंट रेजिडेंट हमारा एक आपके कोर्ट में रहेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करेगी अगर आप पे कोई भी फॉरेन एग्रेशन होता है तो, ठीक है। और आपको सारी बातें हमारी माननी पड़ेंगी। लेकिन फिर होता है कि बाद में ये ट्रीटी भी नहीं चलती है और ये पॉलिसी भी क्या होती है? बाद में जो है रिपन जो है उसको क्या कर देता है? अबोलिश कर देता है। और फिर अफगानिस्तान को क्या बना दिया जाता है? एक बफर स्टेट बना दिया जाता है। अफगानिस्तान को क्या बना दिया जाता है? एक बफर स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ किसके बारे में? हमारी अफगानिस्तान के बारे में। कि ये सेकेंड अफगान वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गंदामक होती है। फर्स्ट अफगान वॉर तो हमारा इनका क्या हो जाता है? मतलब बेकारी हो जाता है। तो इसमें आते हैं जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, लिट्टन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा फर्स्ट अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें इसके बारे में कर ली हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड भी कर ली, ट्रिपार्टाइट ट्रीटी कर ली, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कर लिया, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कर लिया, जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कर ली, लिट्टन की पॉलिसी ऑफ प्राइड रिजर्व कर ली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंदामक कर ली, रिपन कर लिया। सारी चीज़ें हमने इसके बारे में कर ली हैं। तो
तो ये क्वेश्चन जो है एंग्लो अफगान वॉर का अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लैंसओने एज वॉइसरॉय। लॉर्ड लैंसओने एज ए वॉइसरॉय थे तब कौन कौन सी चीजें हुई थी। तो लॉर्ड लैंसओने जो वॉइसरॉय थे तो वो 1888 से 93 का पीरियड था। ठीक है, तो देखो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी रिपन के टाइम पे 1883 में। ठीक है, ये हुई थी रिपन के टाइम पे। और जो रिपन थे मतलब ये हुई थी ना कि उन्होंने इंडियन जजेस को ट्राई यूरोपियंस, रिपन ने ये किया था, तो ये वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि ये रिपन के टाइम पे हुई थी, उनके टाइम पे नहीं हुई थी। सेकंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट। ये भी आपको पता होनी चाहिए, फेमस बनी थी। और ये तब यहाँ पे कौन थे, वो थे डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन यहाँ के वॉइसरॉय थे। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी नहीं होगी क्योंकि लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस के बनने के टाइम, लैंड ओनने तो नहीं थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर आ गया सी कि कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था, 1891 में था। और 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के टाइम पे। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड अफगान वॉर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ था, लिप्टन के टाइम पे हुआ था, लैंसओने के टाइम पे नहीं हुआ था। तो फिफ्थ स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो सी आ गया हमारा आंसर। बस इसमें और ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा और देख लेते हैं कि लैंड्स ओने के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी। देखो लैंड्स ओने के टाइम पे हुआ था कि इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर, इसके टाइम पे क्या होता है, इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर जो कि दुरंड लाइन है वो डिमार्केट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यहाँ पे वो हुआ था, डिफाइन हुआ था। इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट यहाँ पे आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट यहाँ पे आया था। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट, सेकंड ये तो आ ही गया, सेकंड फैक्ट्री एक्ट यहाँ पे पास हुआ था। ठीक है, 1891 में। ओपीएम कमीशन यहाँ पे बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीएम कमीशन इनके टाइम पे बना था। ओपीएम कमीशन जो था ये कब बना था, 1893 में बना था ओपीएम कमीशन। ठीक है, ये इन्हीं के टाइम पे बना था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ओपीएम मतलब याद रखना इस चीज को। तो ये सारे किसके टाइम पे हुए थे, लॉर्ड लैंसओने के टाइम पे हुए थे जब वो वाइसरॉय थे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। रिवोल्ट और बताना है कि कौन से कमांडर वहां पे वो कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश कमांडर। 1857 का रिवोल्ट आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से वहां पे वो थे। देखो झांसी की रानी, जब झांसी की रानी थी ना लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तो वहां पे कौन गए थे, रोज। ऐसे याद रख सकते हो कि वहां पे रोज देने गए थे उनको, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। मतलब मैं बस बिल्कुल घटिया एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो कि वहां पे मतलब रोज गए थे। ठीक है, रोज देने उनको, ऐसे कुछ भी सोच सकते हो कि झांसी रोज से कर सकते हो। फिर है कानपुर। कानपुर में जो था ना, दो गए थे। एक तो थे कानपुर में, देखो कानपुर कैंपबेल, ऐसे आप याद रख सकते हो, कानपुर कैंपबेल। ठीक है, तो कानपुर कैंपबेल गए थे। और एक यहाँ पे गए थे व्हीलर, सर ह्यूज व्हीलर। ठीक है, व्हीलर भी यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग होगी, सेकंड भी रॉन्ग होगी, थर्ड भी रॉन्ग होगी। सेकंड और थर्ड रॉन्ग होते ही तो हमारा जो भी ए आंसर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। इसका मतलब यस, दिल्ली में निकोलसन गए थे। दिल्ली में 3 जने गए थे, एक तो गए थे निकोलसन, एक गए थे हडसन। ठीक है, एक गए थे हडसन और एक गए थे विलोग बाई। ठीक है, ये गए थे, याद रखना। ये तीनों कमांडर दिल्ली में गए थे। कानपुर में व्हीलर और कैंपबेल गए थे। झांसी में मैंने बता दिया ह्यूज रोज गए थे। फिर आ जाते हैं लखनऊ में, सबसे फेमस है लखनऊ में। लखनऊ में जो थी, कौन थी, हजरत महल थी। कौन थी यहाँ पे, हजरत महल थी। और यहाँ पे जो थे वो 4 गए थे। कौन गए थे यहाँ पे, 4 गए थे। कौन कौन, एक तो गए थे हेनरी लॉरेंस, ये हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस नहीं थे। वो जॉन लॉरेंस की पॉलिसी अलग थी, ये हेनरी लॉरेंस है। ठीक है, ये गए थे हेनरी लॉरेंस। ब्रिगेडियर इंग्लिश, फिर थे हैवलॉक, और एक गए थे आउटराम, जेम्स आउटराम। तो ये 4 गए थे लखनऊ में। ठीक है, और 2 गए थे कानपुर में, झांसी में 1 ही गए थे, और दिल्ली में गए थे 3, निकोलसन, हडसन और विल्सबाई। और एक और थे बनारस
बनारस में गए थे नील, ठीक है, याद रखना बनारस, बनारस में कौन गए थे, नील गए थे, कॉलोनल जेम्स नील, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, कॉलोनल जेम्स नील गए थे वहाँ पे बनारस में। तो ये थे क्या, ये मेन चीज़ थे। और दिल्ली में देखो, दिल्ली के मेन लीडर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। दिल्ली के मेन लीडर कौन थे, बाकत खान, कौन थे, बाकत खान। कानपुर के मेन लीडर कौन थे, नाना साहेब, ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई, और झांसी में कौन सी, लक्ष्मीबाई। और इसके अलावा बनारस, बनारस में पता नहीं कौन थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में हजरत महल थी, ठीक है, लखनऊ में हजरत महल थे। अदर लीडर्स और कहाँ कहाँ से थे, जैसे कि आप बात करो बरेली, बरेली से कौन थे, खान बहादुर थे, कौन थे, खान बहादुर थे बरेली से, ठीक है, खान बहादुर से, बरेली से। उसके बाद बिहार, बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह थे बिहार से। उसके अलावा फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद, फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अल्हम्दुल्ला जो भी थे, ठीक है। उसके बाद बागपत, बागपत से कौन थे, शाहमहल, कौन थे, शामल, सॉरी शामल थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे अलग अलग जगह से जो मेनली स्पेक्ट्रम में दिए हुए थे, तो ये चीज़ें मैंने करवा दी आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। और कहाँ कहाँ कौन कौन से गए थे वो चीज़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्या बोलता है, 1773 के एक्ट के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। देखो ये चीज़ याद रख लेना, नहीं है ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज़ सही नहीं है 1773 के एक्ट के बारे में। द एक्ट ब्रॉट द अफेयर्स ऑफ कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1773 का जो एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर लेके आ गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है, बिल्कुल लेके आ गया था। ए काउंसिल ऑफ 10 मेंबर्स वाज अपॉइंटेड टू असिस्ट गवर्नर काउंसिल। देखो गवर्नर काउंसिल को अपॉइंट करने के लिए 4 मेंबर उससे असिस्ट किए गए थे गवर्नर जनरल से, ना कि 10 मेंबर्स। ओनली 4 मेंबर्स अटैच किए गए थे और मेजोरिटी डिसीजन लिया जाता था। गवर्नर जनरल जो थी वो टाइम में कास्ट वोट को कास्ट करते थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि 10 मेंबर नहीं, ओनली 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी, तो भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सी है द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम ओवर अदर प्रेसिडेंट्स इन मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। बिल्कुल वॉर एंड पीस में उनको सुप्रीम बना दिया गया था, ये भी सही है। और द एक्ट प्रिवेंटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम रिसीविंग एनी गिफ्ट्स। बिल्कुल वो गिफ्ट को रिसीव भी नहीं कर सकते थे। और इससे जो कंपनी की जो आर्बिट्ररी रूल था वो भी एंड हो गया था। क्या हो गया था, आर्बिट्ररी रूल था वो भी क्या हो गया था, एंड हो गया था कंपनी का, ठीक है। और बस यही चीज़ थी। तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में बात करनी है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट एस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिठाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे उनको कंट्रोल करने के लिए। द एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देखो इस एक्ट ने क्या किया था ना, गवर्नर जनरल काउंसिल को क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया गया था। 4 थे ना पहले, अब 3 हो गए थे। कितने हो गए थे, अब 3 कर दिए गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है द कंपनी लॉस्ट द राइट ऑफ अपॉइंटिंग एंड डिसमेंटलिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। कंपनी को राइट नहीं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अभी भी कंपनी अपॉइंट भी कर सकती थी, डिसमेंटल भी कर सकती थी, ठीक है। अब भी उनके पास क्या था, राइट था अब भी उनके पास, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। और ये जो एक्ट था ना, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। और हाँ एक और चीज यहाँ पे क्या देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूअल पॉलिटिक्स चल गई थी, यहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल चल गया था ब्रिटिश पोजेशन का इंडिया में, ठीक है। ड्यूअल कंट्रोल चल गया था। और जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास की वो गवर्नर जनरल के अंडर ला दी गई थी, ठीक है। बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर जनरल की क्या कर दी गई थी, सबऑर्डिनेट कर दी गई थी। उसके बाद जो भी एग्रेसिव वॉर्स और ट्रीटीज थी उन पे क्या कर दिया गया था, जर्नल प्रोहिबिशन लगा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, जर्नल प्रोहिबिशन लगा दिया गया था एग्रेसिव वॉर्स और उन पे,
ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 90 हो जाता है वो हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्या बोलता है, शून्य कैंपेन, शून्य शून्य मतलब जीरो करना है। इट इज इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल हो सकता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको स्टार्ट किया है। तो देखो यही रॉन्ग हो सकती है स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि इसको स्टार्ट किया किसने, नीति आयोग। नीति आयोग और यूएस की एक मतलब कंपनी है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। यूएस की कंपनी है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की इंडिया की ब्रांच, इन तीनों ने मिलके इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सेकंड रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट होगी। तो आंसर क्या हो गया, ए। और याद रखना शून्य कैंपेन किसके लिए है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। With reference to working class activities during British rule, consider the following statement regarding Madras Labour Union। मद्रास लेबर यूनियन के बारे में हमें बताना है। देखो मद्रास लेबर यूनियन ने कब बनी थी, ये 1918 में बनी थी। कब बनी थी, 1918 में ये बनी थी। और मेनली किसने बनाई थी, रामानुजलु नायडू ने बनाई थी। रामानुजलु नायडू ने इसको बनाया था 1918 में। ठीक है, और सेल्वा पथी चेटियार ने भी बनाया था। किसने, सेल्वा पेथी चेटियार, सेल्वा पेथी चेटियार। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, इन दोनों ने बनाया था। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, बहमान फिस्तोंजी वाडिया, ये इनके पहले प्रेसिडेंट बने थे। और इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन थी। ये क्या थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन थी। ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, सी। ठीक है, ये थी मद्रास लेबर यूनियन। और याद रखना एनी बेसेंट जीबी इसकी मेंबर थी। क्या थी, एनी बेसेंट जीबी इसकी मेंबर थी। ठीक है, इसके अलावा देखो ये तो हो गई मद्रास लेबर यूनियन। उस टाइम पे और भी कोई यूनियन थी, यस, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी उस टाइम पे बनी थी। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसको मजूर महाजन सभा, महाजन संघ भी बोलते थे। क्या बोलते थे, मजूर महाजन संघ। ठीक है, ये कब बनी थी, ये 1920 में बनी थी। और ये 1920 में बनी थी, अहमदाबाद में बनी थी। और फिर बोनस के लिए थी कि उस टाइम पे महंगाई बढ़ गई थी, तो बोनस बढ़वाने के लिए था लेबर्स के लिए, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और एक तो हमने बताई गई है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनी थी, वो कब बनी थी, 1920 में बनी थी। और लाला लाजपत राय जो थे वो क्या बने थे, इनके पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये भी हम कई बार करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 के बारे में बताना है। देखो 1857 में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन हुआ था। उसने क्या किया था, इसने मैनिफेस्टो बताया था रिबेल्स का। बस ये चीज़ ध्यान रखना, इट लेड डाउन द मैनिफेस्टो फॉर द रिबेल्स। मतलब 1857 के रिवोल्ट में फिरोज शाह ने मतलब ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को क्या किया था, इशू किया था। ठीक है, किसने, फिरोज शाह ने इसको वो किया था, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह, इन्होंने जो फिरंगी रूल था उसको टोटली कंडेम किया था। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें कन्वर्ट करवाना चाहते हैं किसी और रिलीजन में। तो पीपल से अर्ज किया गया कि वो एक साथ आएँ अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए, अपने फेथ को बचाने के लिए, ऑनर को बचाने के लिए, आइडेंटिटी को बचाने के लिए। और इस बैटल को बोला गया कि दिस बैटल इज फॉर ग्रेट पब्लिक गुड, ग्रेट पब्लिक गुड के लिए है। तो यस, इट लेड डाउन द मैनिफेस्टो फॉर द रिबेल्स, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 बाय फिरोज शाह। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। किसी महिला के बारे में बताना है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पहली वुमेन ग्रेजुएट थी, डॉक्टर थी ये। ठीक है, मेडिकल से उन्होंने पहले वो पास की थी। फर्स्ट ऑल वुमेन डेलीगेशन ऑफ 1889 में जो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसकी पार्ट थी। और 1890 में कांग्रेस के सेशन में उसने एड्रेस भी किया था। और उन्होंने बताया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू मेल पॉपुलेशन एंड वुड दस अपग्रेड दिस पोजीशन ऑफ वुमेन। बिल्कुल, तो ये देखो 1890 में कांग्रेस सेशन को जो एड्रेस किया था वो एक ही महिला थी। वो कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। ये कौन थी, डॉक्टर थी। और पहली वुमेन थी जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। पहली वुमेन थी जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था 1884 में। और ये पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट भी बनी थी। ठीक है, तो याद रखना। तो 1890 में इन्होंने ही एड्रेस किया था 1899 के कांग्रेस के सेशन को। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली, नाम याद रखना।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्या बोलता है कि इट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश टू ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। बिल्कुल ये उसके लिए है, ठीक है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के 2013 के अंदर भी इसको ऐड किया गया है। थर्ड है इट मे टेक एक्शन अगेंस्ट एनी फंक्शनरी ऑफ कंपनी दैट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो देखो ये जो है ना, ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये एक्शन ले सकती है ऑडिटर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ऑडिटर्स के अगेंस्ट, जो ऑडिटर्स होते हैं कंपनी के, ना कि अदर फंक्शनरीज। अदर फंक्शनरीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनका जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि किसी भी फंक्शनरी के अगेंस्ट कर सकती है, तो ये किसी भी फंक्शनरी के अगेंस्ट नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। बैटल ऑफ पद्मनाभम, बैटल ऑफ पद्मनाभम क्या है? तो सबसे पहले राजा ऑफ विजयनगरम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। और कब हुआ था? 1794 में हुआ था। The principal cause of the battle was British refusal to recognize Raja's adopted son as higher। अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैब्स में ये हमने सुनने को मिलता, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि क्या थे जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे रिवेन्यू ज़्यादा मांग रहे थे, ठीक है। रिवेन्यू ज़्यादा मांग रहे थे, पेमेंट को इंक्रीज करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स अपनी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर वही था, ये बैटल हुआ और उसके बाद 1802 में फाइनली परमानेंट सेटलमेंट के अंडर इसको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। उनसे परमानेंट उनके पैसे बांध दिए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी इसकी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है शनकल्पी इंस्क्रिप्शंस के बारे में? देखो अभी रिसेंट ये डिस्कवर हुई थी शनकल्पी, उसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेनली है ना शनकल्पी इंस्क्रिप्शन यूपी में भी डिस्कवर हुए थे, तो ये चीज़ गलत होगी कि इट इज़ मेजरली फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस साउथ इंडिया, कि ये साउथ इंडिया में मेजोरिटी फाउंड की जाती है, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ मिले हैं? यूपी में मिले हैं, नॉर्थ इंडिया में बने हैं। और सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है कि ये नेम्स इसमें मेनली लगाए जाते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ करेक्टर्स लगाए जाते हैं, कॉन्च सेल्स और शंखाज मेनली इसमें बने हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, केवल और केवल ये कहाँ पे मिली है? यूपी में मिली है। बस इतनी स्टेटमेंट इसके बारे में करंट अफेयर से आपको पता होनी चाहिए थी। 98 रियोतवारी सिस्टम, काफ़ी बार बता चुके हैं, नहीं करेक्ट बतानी है, मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी है। फील्ड वर सर्वेड बिफोर रिवेन्यू असेसमेंट वाज वेल, फील्ड को तो सर्वे किया ही जाता था, असेसमेंट करने से पहले, स्टेटमेंट सही है। एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ लैंड हैज़ द राइट टू मॉर्गेज और सेल, बिल्कुल कोई भी रजिस्टर्ड होल्डर सेल कर सकता था लैंड को। टेनेंसी डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली इन साउथ इंडिया आफ्टर, देखो एकदम से इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग ही होती हैं, ठीक है, नहीं हुई थी। द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इज डायरेक्टली मेड विद कल्टीवेटर, बिल्कुल डायरेक्ट कल्टीवेटर करते थे। और ये किसने स्टार्ट किया था? मुनरो एंड रीड ने स्टार्ट किया था, साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था, और डायरेक्टली रोड्स से जो था रेवेन्यू वो कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। ये मैं करवा चुकी हूँ। फिर आते हैं जोजिला और जेड मोर टनल किसके बीच में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर और कारगिल के बीच में है ये जोजिला और जेड मोर टनल, ठीक है। एक और फेमस टनल आता है सिला, और इसको बोलते हैं सिला टनल। सिला टनल किसके बीच में है? तवांग और गुवाहाटी के बीच में। सिला टनल किसके बीच में है? तवांग और गुवाहाटी के बीच में है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन निकालता है? ये कौन निकालता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ठीक है। ये कौन निकालती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो आज के भी हमारे जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि आप देख लेते हो और उसके बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट पे सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।